जय हिंद एवरीवन, दिस इज दिनेश चौधरी। आपका स्वागत है ध्रुव चौधरी लेक्चर्स के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो देखो डिटरमिनेंट में जितना टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कर लेंगे, सेकंड वीडियो में सारा फिनिश हो जाएगा। ठीक, और मैट्रिक्स का थोड़ा सा पार्ट बटा है, उसका नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा आपका। ठीक, उस पर एक वीडियो आ जाएगी, मैट्रिक्स फिनिश हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक, तो आज हम बात करते हैं डिटरमिनेंट की। तो देखो डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो डिटरमिनेंट वैसे आपको पता भी होगा कि आव्यूह से रिलेटेड होता है। अब आव्यूह से रिलेटेड होने का मतलब ये है कि हम किसी आव्यूह का अगर वैल्यू फाइंड करें ना, तो वैल्यू फाइंड करने का जो पैटर्न होता है वो डिटरमिनेंट ही होता है। डिटरमिनेंट की सहायता से आप किसी भी आव्यूह में ओनली एक आव्यूह होता है जिसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक ही आव्यूह होता है, ध्यान रखना आप, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो और किसी का भी नहीं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह ही एक ऐसा आव्यूह है जिसका आप क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। थोड़ा सा बता देता हूं, वर्ग आव्यूह वैसे मैंने बता चुका हूं मैं। तो देखो वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि m इक्वल टू n होता है। अब आपको m क्या है, m है नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या, n है नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभ की संख्या। अगर दोनों बराबर हैं तो वर्ग आव्यूह। जैसे एग्जांपल के लिए 1 क्रॉस 1 1 और 1, 2 क्रॉस 2 2 और 2, 3 क्रॉस 3 ले लो, 4 क्रॉस 4 ले लो, दोनों बराबर हों। ठीक, सिंपल ये। तो देखो डिटरमिनेंट वर्ग आव्यूह, आपको पता चलेगा कि डिटरमिनेंट है क्या चीज। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं डिटरमिनेंट के बारे में। तो डिटरमिनेंट के बारे में पहले ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि किसी आव्यूह, जो भी वर्ग आव्यूह होगा, उसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक निकल कर आता है। तो देखो मैं सबकी निकालूंगा, पहले मैं जिसकी कोटि, ठीक है, कोटि ऑर्डरिंग में बोलते हैं इसको, 1 क्रॉस 1 हो, उसकी पहले मैं आपकी वैल्यू फाइंड करना सिखा देता हूं डिटरमिनेंट की। ठीक, तो देखो 1 क्रॉस 1 हो, कौन हो सकता है, जैसे बराबर कोई मैट्रिक्स हो 5, ये एक ही पंक्ति है, किस स्तंभ है। ठीक है, और जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ना तो 5 का डिटरमिनेंट ध्यान रखना 5 ही आएगा। ठीक, अब मान लो कोई आप मैंने ले लिया -5, अब इसका मुझे डिटरमिनेंट चाहिए, तो -5 का डिटरमिनेंट ध्यान रखना, -5 का डिटरमिनेंट +5 नहीं होगा, -5 ही होगा। अब ये ध्यान रखना, ये ये मॉडुलस की तरह कार्य नहीं करता। इसमें कहीं आप मॉडुलस समझ बैठे इसको, ये मॉडुलस नहीं है। मॉडुलस में क्या होता है कि मोड के अंदर जो वैल्यू होती है ना, उस सब वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव हुई तो। जैसे अगर मान लो ये मोड होता तो -5 को +5 कर देता मॉडुलस फंक्शन, पर लेकिन ये मॉडुलस फंक्शन नहीं है। ठीक, तो ये डिटरमिनेंट है, ध्यान रखना। बस ये बताने का मेन पर्पस में ये था कि -5 है तो उसका आंसर -5 ही होगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, बोथ। ठीक, सेकंड बात करते हैं, अगर मान लो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का हो, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का हो, तब कैसा वैल्यू फाइंड करोगे। तो मैट्रिक्स ले लिया मैंने कोई भी, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का, या 3 4 5 7 ये है, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लेता हूं इसको, 3 4 5 7। देखो सिंपल है, 2 क्रॉस 2 की वैल्यू फाइंड करना सिंपल है, बस आपको क्रॉस करना है, क्रॉस। ठीक है, तलवार चलानी बस ऐसे और ऐसे। तो पहले ऐसे चलाओगे आप, 3 का 7 से मल्टीप्लाई होगा 21, फिर जब आप नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस का साइन आएगा, ध्यान रखना। माइनस का साइन आ गया, 5 का 4 के साथ कर दो 20, 21 में 20 जाएगा 1, ऐसे निकालते हैं हम वैल्यू। ठीक, ये है इसका सिंपल तरीका, कुछ नहीं है, बस तलवार चलानी है। ठीक, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, फिर नीचे से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस साइन आता है एक्स्ट्रा, ये वाला ध्यान रखना, ये आता है। ठीक, ये अब चलते हैं ऑर्डर, मान लो 3 क्रॉस 3 का हो। ठीक, तो अगर मान लो थर्ड ऑर्डर कैसा हो, 3 क्रॉस 3 का हो, तो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर हो, तब हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, तब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको डिटेल से समझा दूंगा, यही आपको ज्यादा आपका सामना करने वाला है। ठीक है, तो पहले आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो थर्ड 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो, तो जनरल रूट ले लेता हूं पहले। ठीक है, जो सब पर लागू होगा, जैसे लागू मैट्रिक्स लिया मैंने, क्या डायरेक्ट डिटरमिनेंट ले लेता हूं। ठीक है, क्या ये A11 एलिमेंट, A12, भाई अगर आपने डिटरमिनेंट नहीं देखा कि सॉरी मैट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप जरूर उनको भाई अटेंड कर लो। ठीक, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, फॉर यू A32 A33 ये हमारे सामने, यानी ये जो मैं लिखा है ना, ये मैट्रिक्स से समझ में आएगा। वैसे सिंपल है, पहली पंक्ति दिखाई जाती है, फिर स्तंभ दिखाया जाता है। तो A11 है, इसका मतलब ये है कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ है, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, ऐसे हम दिखाते हैं। ठीक, तो और वैसे आई होप भाई आप देख कर आए होंगे। ठीक, तो ये है। अब देखो इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है डिटरमिनेंट की, तो कैसे करेंगे। देखो मेरे पास कितने ऑप्शन है, देखो रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम फर्स्ट
कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कितने 3 कॉलम है 3 रो हैं। इसके बाद मेरे पास 6 ऑप्शन हैं सॉल्व करने के, यानी किसी के भी रेस्पेक्ट में मैं निकाल सकता हूं। अब ध्यान रखना, आप किसी के भी रेस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो डिटरमिनेंट, ठीक है। अगर मान लो मैं R1 के रेस्पेक्ट में निकाल कर दिखा देता हूं आपको, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में दिखा देता हूं। तो देखो जिसके रेस्पेक्ट में दिखाओगे ना तो कैसे करना है, देखो सिंपल, हम R1 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है, R1 के सापेक्ष रेस्पेक्ट में, ठीक, ऐसा करने पर तो R1 के रेस्पेक्ट में ऐसा करूंगा तो क्या होगा, देखो सिंपल ऐसे निकालते हैं हम, डिटरमिनेंट ऑफ E निकाल रहा हूं, ठीक। तो देखो जिस भी पंक्ति या स्तंभ के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं ना, उसका पहला एलिमेंट उठा लो। तो इसका पहला एलिमेंट इस वाले रो का पहला ये होगा ना, तो A11, ठीक है। अब आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, साइन का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होने वाला है इसमें। तो देखो साइन के लिए मैं एकदम सिंपल आपको ट्रिक बता दूंगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ साइन क्या है। साइन चलते हैं यहाँ पे अल्टरनेट, कैसे, देखो ये प्लस से स्टार्ट होता है, फिर अल्टरनेट करते जाओ, प्लस का माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस और फिर प्लस हो जाता है, ऐसे चलता है। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आपको करना क्या है कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्डर को कर देना ऐड, ऑर्डर का मतलब कोटि, ठीक, कोटि को कर देना ऐड। अगर मान लो ऐड करने के बाद अगर इवन बनता है और ऑड बनेगा, दो प्रकार का ही होगा, या तो इवन या ऑड। इवन सिंपल है जो 2 से डिवाइड हो जाए, इवन नंबर, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो तो ऑड नंबर कहते हैं उसको, ठीक है। तो देखो इवन अगर बनता है तो आपको क्या करना है, अगर मान लो इवन बन रहा है तो साइन प्लस आएगा, अगर ऑड बन रहा है तो साइन माइनस आएगा, ठीक। तो देखो 1 और 1 2, इवन है ना, 2 डिवाइड हो रहा है प्लस का, क्यों, इवन होगा तो प्लस, ऑड होगा तो माइनस, 2 और 3 क्या ऑड है माइनस, 3 और 4 ऑड, सॉरी इवन है प्लस आएगा, 2 और 3 और 4, हाँ 2 और प्लस 1 3, जो कैसा है ऑड, इसका मतलब माइनस का साइन आएगा इसमें। ये क्या है 2 और 2 4, यानी इवन है, ठीक, तो प्लस का, 3 और 2 5 ऑड है, नेगेटिव आएगा, 3 और 1 4, ये भी इवन बन रहा है ऑड, सो इवन है तो पॉजिटिव प्लस आएगा, 3 और 2 5 क्या है ऑड है, नेगेटिव आएगा, 3 और 3 6 इवन है, इसका मतलब प्लस आएगा, ठीक है। तो साइन ऐसे दिखाते हैं। तो साइन का मतलब क्या है कि जब आप जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ का एलिमेंट लिखोगे ना तो आपको देखना पड़ेगा उसका साइन क्या है। तो देखो इसका साइन प्लस था, इसका मतलब मैंने प्लस ले लिया। अगर मान लो इसको लेता मैं R2 के रिस्पेक्ट में करता तो ये माइनस आ रहा ना, तो मैं माइनस लेता, माइनस A21 एलिमेंट, ठीक है। तो R के रिस्पेक्ट में करूं तो प्लस था, प्लस ले लिया, तो ऐसे करना है। अब आपको क्या करना है, देखो ये यहाँ पर ना थोड़ा सा चलो बता दूंगा, ठीक है। अब देखो आपके जो भी एलिमेंट ले ना उसके सामने वाला उसके नीचे वाला को इग्नोर कर दो आप, ठीक है, कर दो इग्नोर। देखो ये इग्नोर हो गया और ये इग्नोर, उन दोनों को हटा दो इन सबको, ठीक है। इसके सामने वाले ये है, इसके नीचे वाले ये है, हटा दिए। अब कौन कौन से एलिमेंट बचे, देखो ये वाले एलिमेंट बचे ना, ये वाले एलिमेंट, ठीक, ये देखो क्या क्या A22 A22 A32 A23 A33 ये एलिमेंट है ना, इनका निकालना है डिटरमिनेंट, ठीक है। इनको छोड़ देगा, ये तो बचा, ये कैसा बन चुका है 2 क्रॉस 2 का। इसको सॉल्व करना तो आप जानते होंगे ना, ऐसे मल्टीप्लाई क्रॉस करना बस। तो A22 का A33 के साथ, फिर क्या नीचे से ऊपर जाऊंगा माइनस, अब क्या होगा A32 का A23 के साथ, ऐसे करते हैं, ठीक। अब इसको उठा लो इसके सेकंड एलिमेंट को, तो R1 का सेकंड ये क्या है, देखो साइन माइनस का, तो माइनस का A21 1 2, ठीक है। अब देखो इसके नीचे वाला और इसके सामने वाले कैंसिल कर देना, देखो ये कट गए, ये कट गया, ये नीचे वाला कट गए, क्या क्या बचा, देखो ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, A21 A31, एक ये बचे थे A23 A33, ये ना, इनको आप कर दो सॉल्व, इनके ऐसे इसका मल्टीप्लाई, तो A21 का A33 के साथ, तो A21 का A33 माइनस A31 का A23 के साथ हो जाएगा ये, ठीक है, सिंपल है ना। अब देखो इसको उठा लो, इस वाले एलिमेंट को उठा लो आप, तो इसको देखो प्लस का साइन है तो प्लस का A13, जब इसको लोगे तो इसके नीचे वाले कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, और देखो ये बचे, तो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ये इसके मल्टीप्लाई ये। अब आप देखो जब अंदर मल्टीप्लाई करते ना वैसे ध्यान रखना, वहां पर आपको साइन नहीं देखना। जब मैंने आपको 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने बताया था तो मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आपको साइन को फोकस करना है, साइन पर, ठीक है, फोकस रखना है। तो उसमें कोई हम साइन पर फोकस नहीं रखते, ठीक है, उसमें साइन हम नहीं लेते। पर लेकिन जब 3 क्रॉस 3 की बारी आती है तो जो ये एलिमेंट लेता है इन पर साइन पर ध्यान रखना पड़ता है, इन पर, अंदर कोई नहीं ध्यान रखना। ये माइनस को माइनस प्लस कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। साइन को आप ध्यान में नहीं देना, ठीक है। तो देखो क्योंकि यहाँ पर अब हम देखते हैं A13 ये दिया था, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो A21 का A32 के साथ,
फिर जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा माइनस आएगा, ये 3 1 का ये 2 2 के साथ ऐसे ही करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये है इसका तरीका। अब एक वैसा एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपको क्लियर हो जाए। तो देखो डिटरमिनेंट 1 2 3 0 5 4 0 2 1 ये है। अब देखो इस प्रकार आप मैं और क्लियर करता हूं आपको ये, ठीक है। अब आप देखो इस डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जब आप देखो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, आपको उसी के रेस्पेक्ट में आप डिटरमिनेंट करना चाहना जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो, जीरो की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि उससे आपको ज्यादा इसका एक्सटेंशन नहीं करना पड़ेगा, प्रसार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा इसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आप देखो जब अगर देखो इसके रेस्पेक्ट में प्रसार करूं, ये C1 ही तो है, जब मैं C1 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार करूंगा, C1 के रेस्पेक्ट में, तो देखो मुझे इस नंबर को लूंगा, और जब मैं इस नंबर को लूंगा क्योंकि मुझे ये एलिमेंट लेने हैं, आगे ये तो एलिमेंट आएंगे, ये देखो। अब देखो जब इस जगह पर ये वैसे ये नहीं है, वैसे तो मैंने ये तो R1 में C1 वैसे बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये एलिमेंट जीरो यहाँ पर है, ये जीरो यहाँ पर है, तो जीरो को मल्टीप्लाई इस नंबर पूरे के साथ करोगे, जीरो कर देगा कि नहीं कर देगा? इसके सामने ये कच्चू सॉल्व कर, कुछ भी आए जीरो का मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, ये यहाँ पर जीरो आएगा, ये सॉल्व होगा कुछ भी आएगा जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे ये भी जीरो, इसका मतलब ये इनसे देखो जीरो ही कर देगा, ये तो यहाँ से कोई कैलकुलेशन नहीं निकल कर आएगी, बस ये नंबर देगा, कुछ भी देगा ना। तो बस यही मैं आपसे कहूंगा कि जीरो जितने हो ना उसी के रेस्पेक्ट में करने की कोशिश करना, क्यों आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप R1 के भी कर सकते हो, एक जीरो है यहाँ पर, दो है तो C के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ C1 के में, तो कैसे करेंगे हम, इस वाले एलिमेंट को उठाएंगे पहले 1, इसके नीचे वाला कैंसिल, सामने वाला कैंसिल, अब क्या होगा 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 5, फिर जब नीचे से ऊपर जाऊंगा तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 8, और ये तो देखो जीरो, ये तो जीरो हो जाएंगे ना, ठीक है, इनको तो छोड़ते हैं हम, क्योंकि जब जीरो का मल्टीप्लाई होगा वो सब जीरो ही कर जाएंगे, छोड़ो इनको। इनमें से कितना बचेगा माइनस का 3, 8 में से 5 जाएगा ना, वो 5 में से 8 जाएगा तो माइनस का 3 कितना आएगा, माइनस का 3, ये ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, जिधर नंबर ऑफ जीरो अगर ज्यादा है तो उसी के रेस्पेक्ट में आप करना, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको सारे जितने भी इसमें 12th के लेवल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनकी कोटि के ऑर्डर के जो भी मैट्रिक्स हैं उन सभी की वैल्यू फाइंड करना सिखा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्योंकि सारे टॉपिक मैं आपको सारे टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा, सारे के सारे टॉपिक डिटरमिनेंट के, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट की सहायता से, ठीक है। ये चीज हम सीखते हैं यहाँ पर। तो डिटरमिनेंट की सहायता से देखो आपने 10th क्लास में सीखा था, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर था उसमें आपने डिटरमिनेंट निकालना, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर आप उसी चीज को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे? अगर मान लो यानी एरिया ऑफ, सॉरी मैं देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपकी हेडिंग आप डाल सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्सरसाइज 4.3 इससे रिलेटेड है, ठीक है। ये 4.2 की जो प्रॉपर्टी है उनको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको चाहिए, ठीक है। जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए डिटरमिनेंट की सहायता से, तो कैसे निकालोगे? आपको ये डिटरमिनेंट बनाना है, ठीक है। आपके सामने मैं पॉइंट मान लेता हूँ पहले, ठीक है, लेट कर लेता हूँ। लेट मान लिया मैंने क्या, ए बराबर मैंने मान लिया कोई पॉइंट है x1 y1, ठीक है। बी बराबर कोई पॉइंट मान लिया मैंने x2 y2, ठीक। मैंने मान लिया सी बराबर, सी पर कोई पॉइंट है x3 y3, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है x, ये a है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये b है इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, ठीक। ये c है इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 हैं। अब इसका मुझे चाहिए एरिया, तो कैसे निकालें? डिटरमिनेंट की सहायता से। तो अगर मुझे एरिया चाहिए ट्रायंगल ABC का, ठीक है, तो ये सेम चीज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। कैसे निकालोगे आप? 1/2 आगे लिखना है आपको, ठीक है। 10th क्लास में सीखा था ना 1/2, फिर x1 ऐसे, फिर इसमें कैसे लिखोगे? यहाँ पर x1, यहाँ पर x2, यहाँ पर x3, यानी x3 x के भी जो भी x एक्सिस पर जितने भी कोऑर्डिनेट हैं उन सभी के लिख दो, फिर y की y वाले को लिख दो, y1 y2 y3, फिर 1 1 1 लिख दो, इसको सॉल्व कर दो, आ गया आपके सामने ये मैट्रिक्स का त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एग्जांपल से, ठीक है। देखो
इसमें ले लिया पॉइंट, ये ले लिया मैंने 1,2, ये ले लिया 3,6, ये ले लिया -1,4। ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो अब कैसे लिखोगे आप, x1 ये रहा कितना है 1, x2 कितना है 3, x3 कितना है -1, y1 2, यहाँ पर y2 आता है कितना है 6, y3 कितना है 4, 1 1 1 1.2। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया था। तो क्या आएगा 1.2, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे निकालोगे आप सम पॉइंट देगा आपको। इसमें ले लिया एग्जांपल, ऐसे आप रख दो, इसको सॉल्व कर लो। आप सॉल्व करना आपको डिटरमिनेंट सिखा दिया है, किसी के रेस्पेक्ट में आप सॉल्व कर सकते हो, हम इसी की रेस्पेक्ट में कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, तो इस 1 को एलिमेंट को लूंगा मैं, तो इसके नीचे वाला कैंसिल, इसके सामने वाला कैंसिल, 6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, 4 का 1 के साथ होगा 4 आ जाएगा। ठीक, इस एलिमेंट को उठाऊंगा मैं, तो ये 1 1 होता है, ये 1 2 में होता है, और बन रहा है यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा -2, इसके नीचे वाला कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 3, ये एलिमेंट का इसके साथ होगा तो -2 एक्स्ट्रा आता ही है, -1 का 1 के साथ होगा माइनस का 1 आएगा, वो -1 को प्लस कर देगा। ठीक, फिर ये 1 आ जाएगा, ये प्लस का आएगा ना, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस के बाद प्लस आएगा, प्लस का 1। ठीक, ये इसके नीचे वाला कैंसिल, ये कैंसिल। अब क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, कितना आ जाएगा 12, -1 का 6 माइनस तो आता ही है, अब -1 का 6 होगा तो माइनस का 6 आएगा, माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो 1/2, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 2 आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, 12 और 6 18, 18 का मल्टीप्लाई के साथ होगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर लो, 18 और 2 20, 20 में से 8 जाएगा 12 बचेगा, तो 1/2 × 12, 12 में से आप 6 माइनस कर दोगे तो 6, इसका यूनिट इसका माइनस हो जाएगा, इसका यूनिट इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ना। ये अब इसके कुछ कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन, उनको मैं पहले आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझ देता हूँ। बस आप पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो देखो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहता है, पहला कि अगर एरिया एक धनात्मक राशि होती है, एरिया का मतलब वो क्षेत्रफल, आपको पता है कि क्षेत्रफल ऋणात्मक हो ही नहीं सकता भाई, क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो होगा। अब बताओ क्षेत्रफल हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये क्या कह रहा है कि एरिया एक धनात्मक राशि होती है, धनात्मक हो ही नहीं सकता क्षेत्रफल कभी, इसलिए हम 1/1 का निरपेक्ष मान लेते हैं। अब ये कहना चाह रहा है, अगर मान लो भाई ये सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट को, अगर मान लो डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, जैसे -10 आ गया मान लो, तो आपको क्या करना है, इसका निरपेक्ष मान लेना। निरपेक्ष मान का मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ठीक है, तो एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, पर लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू दोनों आ सकती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आपको नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव ले लेना है, उसका निरपेक्ष मान लेना है। ठीक है, निरपेक्ष मॉडुलस वैल्यू लेनी है आपको, वहां पर बता चुका हूँ पहले मॉडुलस का खेल। फिर क्या कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल दिया हो तो, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपसे क्षेत्रफल दिया है मान लो, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको क्षेत्रफल दे दिया, क्वेश्चन ने कि मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने इसी पॉइंट ले लिया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल मान लो उसने 11 दे दिया, कितना भी दे दिया, ठीक 11 दे दिया। अब आपसे कह रहा है, आपसे पॉइंट पूछ रहा है, मान लो क्वेश्चन कि पॉइंट फाइंड करो, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप एरिया का जो क्षेत्रफल है वो दोनों लोगे आप। ठीक है, एक बार पॉजिटिव के लिए भी लोगे, एक बार नेगेटिव के लिए भी लोगे, क्योंकि हम पहले सीख चुके इस चीज को कि क्षेत्रफल नेगेटिव आएगा उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, इसलिए हमको पता नहीं है कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इसलिए हम दोनों क्वांटम के लिए, दोनों वैल्यू के लिए इसको चेक करेंगे, देखेंगे। ठीक है, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो 1/1 का धनात्मक का ऋणात्मक दोनों मान लेते हैं, दोनों मान लेते हैं। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कहते कि ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और तीनों संरेख हैं, इसका क्षेत्रफल, फिर आपसे पता क्या पूछेगा वो क्वेश्चन, आपसे S 3 बिंदु दे देगा। ठीक है, फिर आपसे कहेगा, यानी मान लो किसी पॉइंट में x और y, यानी किसी 2 पॉइंट की उसने वैल्यू नहीं दी, ठीक है, एक पॉइंट की वैल्यू नहीं दी उसने, ठीक है, उसके दिया कि संरेख हैं, इस पॉइंट को फाइंड कर दीजिए। तो आपको वहां पर क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ले लेना है, क्योंकि संरेख बिंदुओं का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है।
ठीक, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। तो संरेख बिंदु ध्यान रखना, संरेखी कह रहा है या संरेख कह रहा है, ठीक है, संरेखी कह रहा है कि बिंदु संरेखी हैं, तब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 के ऊपर ले लेना है। ठीक, ये इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप देख सकते हो भाई। ठीक, तो देखो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम जो भी मेरे पास डिटरमिनेंट है इसकी प्रॉपर्टीज और उपसारक और सेकंडज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में उसका हम ए इनवर्स, उसका सेकंडज, फिर उसकी हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका लास्ट, यानी आपका 3 वीडियो में ये चैप्टर कवर हो जाएगा पूरा कंप्लीटली। ठीक है, हम ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाएंगे। ठीक, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 वीडियो में आराम से डिस्कस हो जाएगा। फिर मैं आपको उसकी प्रैक्टिस दिखा दूंगा, पीवाई क्वेश्चन लेकर के और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। ठीक, बस आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।